नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटरिंग मॉन्क विद यूपी पीसीएस। तो हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए जो भी हिंदू के एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, और इन एडिटोरियल्स का हम रिटन फॉर्म में एक सिनॉप्सिस बना ले रहे हैं। एक शॉर्ट में उसका जो जिस्ट होता है वो बना लेते हैं और फिर उसी को हम डिस्कस करते हैं। आज जो 2-3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला आर्टिकल है कि जो पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में। जैसे कई बार क्या हम आगे देखेंगे कि क्या होती है पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज। उसके बाद में दूसरा कि अब ये आर्टिकल एक है मानसून के बारे में, कि मानसून अब खत्म हो गया है और जो है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून स्टार्ट होता है, हमको पता है अक्टूबर से। जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, तो GS1 से रिलेटेड ये टॉपिक है। अगला हम देखेंगे कि जो हमारे कुछ नए लॉज पास किए गए हैं अभी जल्दी में, और किस तरीके से वो जो लॉज हैं वो डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए था उन लॉज को, लेकिन वो एक्चुअल में कर नहीं रहे। उनकी जो स्पिरिट है वो अभी भी कॉलोनाइजेशन में ही बस रही है, इस तरीके का। और एक आर्टिकल हमारा ब्रिक्स से रिलेटेड है, तो आइए चलिए देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला टॉपिक है नैरेटिव टू डेवलपमेंट एंड पॉपुलिज्म। तो अब हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन से पहले जो है बहुत सारे प्रॉमिस करती हैं। बहुत सारे प्रॉमिस क्या करती हैं? वो बहुत सारे प्रॉमिस ये करती हैं कि जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सितंबर 2023 में पीएम अनाउंस्ड 50,700 करोड़ 50,000 करोड़ के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इलेक्शन बाउंड स्टेट एमपी। मध्य प्रदेश में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया। ठीक है, उसके बाद में एक और इंस्टेंस आया जहां पर तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं, और तेलंगाना में जो अपोजिट पार्टीज हैं जो वहां पे इनकम्बेंसी में नहीं है, यानी कि जो इसमें करंट में नहीं है सत्ता में, उन्होंने देखिए बहुत सारी प्रोमिस किए हुए हैं। कौन कौन से? तो ये पॉपुलिस्टिक मेजर्स हैं, इनको बोलते हैं पॉपुलिस्टिक, यानी कि जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, उनको जो पॉपुलेशन की डिजायर्स को फुलफिल करते हो उनको हम पॉपुलिस्टिक मेजर्स बोलते हैं या पॉपुलिज्म की पॉलिसीज को बोलते हैं। तो जैसे फ्री फेयर फॉर वुमेन्स बोल लिया, ठीक है, उसके अंदर फ्री असिस्टेंट 2500 रुपए की फ्री असिस्टेंट देंगे वुमेन्स को, 200 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। उसके बाद में 500 रुपीज गैस सिलेंडर मिलेगा एक। फिर हाउसिंग स्कीम है जिसमें फ्री लैंड और 5 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज जो है बनाई जा रही हैं। अब देखिए, अब होता क्या है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट सोचती है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों की नजरों में आए, तो क्या करती है? वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती है जिससे वो लोगों को बता पाए कि देखिए ये हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उनका असेसमेंट नहीं करती, ना तो प्री असेसमेंट किया जाता है ना तो पोस्ट असेसमेंट किया जाता है। कैसे असेसमेंट? कि क्या इन बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से क्या हमारी कोई किसी जियोग्राफिकल कोई नुकसान हो रहा है हमको, या फिर फिजिकल मतलब ये फिजिकल जो पैसे वाला फिजिकल होता है, फिजिकल नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स आई, ठीक है, फ्लड्स आई, क्लाउड ब्रस्ट हुआ 2023 में। उत्तराखंड में डिजास्टर 2013 में आया था, आपको पता है कितना भयानक डिजास्टर था। और अभी हिमाचल में क्या है, टूरिज्म को मतलब कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। रोड्स, टनल्स पहाड़ों को काट काट कर जो है बनाई जा रही हैं। यूके में आपको 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट को कितना हाइप मिला हुआ है, मिलियंस ऑफ रुपीज वहां पर इन्वेस्ट किए गए हैं ताकि लाखों जो है श्रद्धालु हर साल आ सकें, टूरिस्ट आ सकें। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ जो है इन प्रोजेक्ट्स में अब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट वहां पर है वो लोग चाहते हैं कि टूरिज्म वहां पर प्रमोट हो, क्योंकि लोगों की आमदनी का वो एक रीजन है। लेकिन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि ये सस्टेनेबल टूरिज्म है कि नहीं है। अगर आप इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो फ्लैश फ्लड्स और जो यूके के डिजास्टर की बात हो रही है
तो इससे तो कॉस्ट आपने जो को देखिए, एक कॉस्ट आपने लगाई प्रोजेक्ट में, उसका दूसरी कॉस्ट अब आप लगाएंगे जब आपका डिजास्टर आएगा, कैलेमिटीज आएंगी, जब आपकी लॉस ऑफ लाइफ होगी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगी, इसमें फिर इंश्योरेंस कंपनी पता चलेगा वो दिवालिया हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक तरीके की फिजिकल जो है थ्रेट है। फिनेंशियल प्रूडेंस, आप देखिए प्रोजेक्ट्स की क्या है कि जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं कई बार वो एकदम से आपने जो गवर्नमेंट होती है उसने अनाउंस कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना है, क्वांटिफाई करना है, उसे अपोजिशन को जो है कटघरे में खड़ा करना है कि देखिए हम इतना काम कर रहे हैं। तो इससे क्या कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स एक आया हुआ है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, जो कि आपको पता है हाईवेज बनाती है और हाईवेज को मैनेजमेंट करने में और उसका कंस्ट्रक्शन करने में करती है बेसिकली। तो आज की डेट में उसका डेप्थ पता है कितना है, 3.27 ट्रिलियन रुपीस, इतना डेप्थ है NHAI के पास में। अब इतना डेप्थ क्यों है, क्योंकि जो इतने प्रोजेक्ट्स आपके पास में ऑलरेडी लाइंड अप हैं और आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कमिट करते जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो भी पैसा NHAI ने उठाया हुआ है, उठाया कहाँ से होगा, मार्केट से उठाया होगा, इंडियन मार्केट से उठाया होगा या गवर्नमेंट से बोरो किया होगा या फिर फॉरेन मार्केट से लिया होगा। तो उसके पास में जो है ये इस तरीके की डेप्थ बहुत है और लायबिलिटीज बहुत हैं। कौन सी लायबिलिटीज हैं, जैसे अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर से कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिस डिस्प्यूट को सेटल करना है, तो NHAI को वो पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है अगर कोई भी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से ये जो पॉपुलिस्टिक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस किए जाते हैं उनके क्या क्या नुकसान है, जियोग्राफिकली सुटेबिलिटी का नुकसान और फिजिकल प्रूडेंस का नुकसान। ठीक, अब देखिए हम पॉपुलिज्म की बात करते हैं। पॉपुलिज्म क्या होता है, तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो है इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है डैनी रॉड्रिक कहते हैं द डिस्टिंक्टिव ट्रेड ऑफ पॉपुलिज्म इज दैट इट क्लेम्स टू रिप्रेजेंट एंड स्पीक फॉर द पीपल, ठीक है, विच इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफाइड बाय कॉमन इंटरेस्ट। तो एक पॉपुलिज्म क्या है, एक ऐसा क्लेम है जो कि लोगों के लिए बोलता है, ठीक है, और एज्यूम किया जाता है कि इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कॉमन होता है, यूनिफाइड होता है। अब कॉमन यूनिफाइड कॉमन इंटरेस्ट का मतलब हुआ पॉपुलर विल, सबसे ज्यादा लोगों, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि सब लोगों की जो विल है वो कॉमन है और वो पॉपुलर विल है। और ये पॉपुलर विल क्या होती है, ये अगेंस्ट होती है एनिमीज ऑफ पीपल। अब किन पीपल के अगेंस्ट में होती है, जो पॉलिटिकली, दो टाइप के पीपल के लोगों के लिए हो सकती है, एक पॉलिटिकली एक इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली उनके लिए होगी जो माइनॉरिटीज होंगे, जो हाशिए पर होंगे, फॉरेनर्स होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट विंग पॉपुलिज्म। मतलब कि एक मेजॉरिटी है, एक माइनॉरिटी सेक्शन है। तो अगर पॉपुलर विल क्या करेगी कि जो मेजॉरिटी सेक्शन के पीपल हैं उनके तो हित के बारे में बात होगी, उनके तो राइट्स, उनके बेनिफिट्स के बारे में बात होगी, लेकिन जो फॉरेनर्स होंगे, जो माइनॉरिटीज होंगे, उनके बारे में बात नहीं होगी पॉपुलर विल में। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये मेजॉरिटी जो है ये अगेंस्ट में भी चली जाए माइनॉरिटीज के और फॉरेनर्स के। इसी तरीके से इकोनॉमिकली क्या होता है, इकोनॉमिकली क्या हो सकता है पॉपुलिस्टिक मेजर में, कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो जो अमीर लोग हैं, जो एलिट्स हैं, उनके अगेंस्ट में भी एक मोर्चा निकाल सकती है। जैसे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में सोशलिस्ट पॉलिसी, कम्युनिस्ट पॉलिसीज लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पॉपुलिस्टिक मेजर्स होते हैं ये दो तरीके से नुकसान कर सकते हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। और क्या होता है इकोनॉमिकली में होता है कि नो रिस्ट्रेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उन पर कोई रिस्ट्रेंट नहीं होता है, वो सिर्फ पॉपुलिस्ट के लिए ही होती हैं। इसको हम लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म भी कहते हैं। अब रूल और रिस्ट्रेंट्स का काम क्या है, कहने का मतलब अगर आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें रूल और रिस्ट्रेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अगर आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं और पॉपुलिस्टिक मेजर के हिसाब से बना लेंगे तो वो पहली तो बात मायोपिक होगी, शॉर्ट साइटेडनेस उसमें होगा। दूसरी चीज उसमें जो है जो आपको पता है, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो छूट रहा है हमारा, ठीक है, जो मेजॉरिटी को हटा के माइनॉरिटी जो सेक्शन है उसके इंटरेस्ट सर्व नहीं होंगे, उस नैरो ग्रुप के जो इंटरेस्ट है उनको सर्व नहीं किया जाएगा।
तो इस तरीके से रूल्स होने चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो ये बात बताई जा रही है, ठीक है। तो पॉपुलिज्म तो होना चाहिए, मतलब पॉपुलिज्म नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, क्योंकि पॉपुलिज्म के क्या नुकसान है, पॉलिटिकल नुकसान और इकोनॉमिकल नुकसान आपको पता है। अच्छा, कन्वेंशनल मेथड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था? कन्वेंशनल मेथड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ था कि उसमें कहते थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है इज इनबिल्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रोथ। कहने का मतलब अगर किसी कंट्री में ग्रोथ हो रही है, उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी लोगों के पास पहुंच जाएंगे। ग्रोथ, एक अच्छा सा ये कोट लिखा हुआ है कि हाई ग्रोथ इज अ हाई टाइड दैट लिफ्ट्स ऑल द बोट्स। कहने का मतलब ग्रोथ एक ऐसी हाई टाइड है जो जितनी भी बोट्स होती है वो सारी लिफ्ट हो जाती है, ठीक है, लिफ्ट अप हो जाती है। नो प्लेस फॉर पॉपुलिस्ट रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि जो कन्वेंशनल मेथड था, यानी कि जो हमारा हिस्टोरिकल मेथड या पहले का जो मेथड है, इससे पहले जब हम इंक्लूसिविटी लेके आए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए हैं अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो कन्वेंशनल मेथड में होता था कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी नहीं होती थी, मतलब कि उसमें पॉपुलिस्टिक मेजर्स के लिए कोई जगह नहीं होती थी कि हमें मेजॉरिटी का ध्यान रखना है, माइनॉरिटी का ध्यान रखना है। जो रूल्स हैं, जो रिस्ट्रेंट है, उन्हीं के हिसाब से चलेगा। और ये माना जाता था कि जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन होगा, मतलब कि वो लोगों के पास में ऑटोमेटिक आता जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। बेनिफिट्स डू नॉट ट्रिकल डाउन एज एक्सपेक्टेड, सम सेक्शंस बिकम आउटलायर्स, कुछ सेक्शन जो है बाहर हो गए। तो दस नीडेड इकोनॉमिक पॉपुलिज्म। लेकिन अब देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि जो कन्वेंशनल मेथड था उसके रिस्पेक्ट में हमें इकोनॉमिक पॉपुलिज्म की आवश्यकता है। लेकिन अब देखो हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या होना चाहिए। हमने जान लिया कि पॉपुलिज्म के क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर पॉपुलिज्म को हम नहीं भी इंक्लूड करेंगे तब भी क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि पॉपुलिज्म को हम अगर लागू करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, ठीक। तो अब हमें करना क्या है कि हमें इकोनॉमिक पॉपुलिज्म की पॉलिसी ऐसी अपनानी है जिसमें फिजिकल कॉस्ट और इन्वायरमेंटल कॉस्ट को ध्यान रखा जाए कि हमें डबल कॉस्ट ना लगे, ठीक है। और उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स हो, सॉरी, ये बता रहा है कि जो फिजिकल कॉस्ट और इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती है इकोनॉमिक पॉलिसी की, वो आगे सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स के लिए एक बाइंडिंग होती है, कॉन्स्ट्रेंट होता है, ताकि आगे आने वाली गवर्नमेंट इसलिए कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन फिलहाल हमें हमारी इकोनॉमिक पॉपुलिज्म की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो, जिसका जो शॉर्ट साइटेडनेस जिसमें ना हो, ठीक है। तो इस तरीके का है। अगला देख लेते हैं क्या है। तो ये अगला टॉपिक है मानसून से रिलेटेड। GS1 में हम देखेंगे, आपको पता है कि 1 जून से जो है केरल के तट पर मानसून आ जाता है, और फिर वो जो है 1 जुलाई से, वैसे केरल में तो 1 जून से ही लगभग में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ नॉर्दर्न ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब स्टेट्स में जुलाई के बाद ही मानसून आता है। तो अब मानसून के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये जो ईयर था, ईयर 2023, ये हमको पता होना चाहिए, बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसून का हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही डिफरेंट असर पड़ता है, ठीक है। तो एक डेफिसिट मानसून था। कितना डेफिसिट था? फ्रॉम द 2018, मतलब कि 2018 से हमारे यहाँ जो मानसून है वो अच्छे चल रहे थे। क्यों अच्छे चल रहे थे? क्योंकि अभी तक ला नीनो का इफेक्ट चल रहा था 2022 तक, 2019 से लेके 2022 तक ला नीनो का। तो 2 इफेक्ट होते हैं, एक होता है एल नीनो और एक होता है ला नीनो। तो इतना आप समझ लीजिए कि जो ला नीनो है इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल, और जो लिटिल गर्ल होती है वो हेल्पफुल होती है, लेकिन जो एल नीनो, जो लिटिल बॉय होता है, वो हेल्पफुल नहीं होता है। जेंडर बायसनेस की बात नहीं है, एक जस्ट दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। कि जो ला नीनो होती है वो हमारी इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के लिए, इंडोनेशिया के लिए, ये जो रीजन है आपको, ठीक है, इस रीजन के लिए बेनिफिट होता है, यहां पर ज्यादा रेन होती है। तो अभी तक 2022 तक ला नीनो ईयर चल रहा था, लेकिन 2023 जो है वो एक्सपेक्टेड था कि एल नीनो ईयर होगा, और जब एल नीनो ईयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल से मानसून जो है वो कम रहेगा। अब इसमें देखिए, इस बार जो रेनफॉल हुई वो 6% लेस हुई है, लेकिन 6% लेस कोई बहुत ज्यादा लेस नहीं है, 82% है फ्रॉम द नॉर्मल 89%, ठीक है।
तो ये एक बात जो है समझनी है कि जो नॉर्मल रेन होती है, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेन होती है, ना ज्यादा ना कम, वो 89 सेंटीमीटर होती है एक साल में। और जो इस साल 2023 में हुई है वो 82 सेंटीमीटर होती हुई है। अब इसका क्या रीजन है, बता रहे हैं कि भाई एल नीनो ईयर तो था, और हमको पता है कि एल नीनो ईयर जो है वो अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, इंडोनेशिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अच्छा, एक बार एल नीनो और ला नीनो समझ ही लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये एक मैप है जिसके थ्रू आप ला नीनो और एल नीनो को समझेंगे। तो इस समय पेन टूल इस पे नहीं है, तो एक बार जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये है आपकी ट्रॉपिकल वाली लाइन, ठीक है, ये ट्रॉपिकल वाली लाइन है। तो जो जो ला नीनो और एल नीनो के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इसी ट्रॉपिकल लाइन पर ही होते हैं। होता क्या है नॉर्मली, देखिए नॉर्मली पेरू में आपको पता है यहाँ पेरुवियन जो कोस्ट होती है यहाँ पर कोल्ड करंट्स बहती हैं। तो अब बस मेरे माउस को फॉलो करिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट पर कोल्ड करंट्स बहती है। तो कोल्ड करंट्स क्या होती हैं, अपवेलिंग जोन्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड करंट्स अपवेलिंग जोन्स होते हैं जहां पर जो कि काफी न्यूट्रिएंट्स मतलब कि नीचे से सरफेस पे आती है विद द हेल्प ऑफ कोल्ड करंट्स, और यहाँ पर फिशिंग होती है। तो ये सब एक नॉर्मल शेड्यूल होता है। ये कोल्ड होता है, ये वार्म होता है इन कंपैरिजन टू दिस पेरुवियन कोस्ट। एक नॉर्मल सर्कमस्टांस की बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब एल नीनो ईयर होता है, अच्छा जब एक बार फिर से समझिएगा, जब यहाँ कोल्ड है, यहाँ पे वार्म है, यहाँ पे वार्म है, तो क्या होगा, वार्म एयर राइज करेगी, ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर की ओर राइज करेगी तो यहाँ पर एक खाली स्पेस हो जाएगा, ठीक है। इस खाली स्पेस को कौन फिल करेगा, ये कोल्ड करंट, ये कोल्ड करंट यहाँ पर फिल करेगी, ठीक है। तो जब वाटर यहाँ पर राइज हो रहा है तो रेन कहां पर होगी, यहीं पर तो प्रेसिपिटेशन होगा। एक जब क्लाउड्स के पास में इतना वाटर हो जाएगा कि वो उसको एनी हाउ फर्दर जो है वो उसको बियर नहीं कर सकेंगे, तो वो यहीं पर रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है। अब एल नीनो ईयर में क्या होता है कि ये जो पेरुवियन कोस्ट है ये एक कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो एल नीनो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, किसी को नहीं पता चलता है कि क्यों ये यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट जो है ये वार्म हो जाता है। क्लाइमेट चेंज भी इसका इफेक्ट हो सकता है, ओशन करेंट्स का चेंज होना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सैलिनिटी हो सकती है। तो जब ये कोस्ट यहाँ पर वार्म हो जाता है तो अब देखिए क्या होगा, ये वार्म हो गया, ये भी वार्म था, लेकिन ये वाला जो पेरुवियन कोस्ट है ये ज्यादा वार्म हो गया। तो अब ज्यादा वार्म हो गया तो यहां पर वेपर जो है इसका वेपराइजेशन होगा, यहां पर एयर राइज करेगी, और जो यहाँ की एयर होगी वो यहां पर शिफ्ट होने लगेगी, इस तरफ को शिफ्ट होने लगेगी। ये माउस को फॉलो करिए, इस तरफ को शिफ्ट होने लगेगी एयर, और यहां पर वेपराइजेशन होगा, ऊपर वाटर कंडेंसेशन होगा, और फिर कंडेंसेशन होकर रेनिंग होगी। तो इस कोस्ट पर रेनिंग होगी और यहाँ पर ड्राई सीजन हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई, ये हो गया एल नीनो। ला नीनो में क्या होता है, ला नीनो में नॉर्मल टेम्परेचर जो यहाँ पर कोल्ड करंट्स होता था उससे ज्यादा कोल्डर हो जाता है। कोल्ड होता था, आपको पता है पेरुवियन कोस्ट पे कोल्ड करंट की वजह से ये कोल्ड होता था, लेकिन जो ला नीनो होगा तो वो और कोल्डर हो जाता है। तो उसकी वजह से यहां पर ये कंपैरिजन में ये और वार्म हो गया। तो ये जब यहां पर लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, तो यहां से यहां पर अगेन जो है चलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एल नीनो ला नीनो होता है। हमने कुछ इसको समझ लिया थोड़ा बहुत। अब बात आती है कि जब एल नीनो ईयर था 2023 में, तो भी क्यों अच्छी बारिश हुई, मतलब कि इतनी नहीं होनी चाहिए था। उसका रीजन बताया जाता है कि इमरजेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, आप सिंपल से इतना समझ लीजिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, पहली बात तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ये आपकी, अगर ये आप सपोज करिए कि ये आपकी जो है सेंट इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है वो यहां से आते हैं, इसके ऊपर से, ठीक है। और आपको पता है यहां पर वेस्टर्लीज चलती हैं इस तरीके से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और यहां पर इस तरीके से वेस्टर्लीज चलती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए मैप में। अगर आप ये अर्थ है हमारी, अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए वेस्ट, तो फिर क्या होता है, अब ये हमने बता दिया। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता कहां से, ये वाटर लेता है इधर मेडिटेरियन सी से, यहाँ मेडिटेरियन सी से, और फिर कैस्पियन सी से, और फिर यूपी के
नॉर्दर्न वेस्टर्न हिस्सों में, यूपी बोल रहा हूँ सॉरी, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से हैं जैसे बिहार, सॉरी जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और गुजरात के कुछ सेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये रेन करवाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ये विंटर्स का फिनोमिना है, ये समर्स का फिनोमिना नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने जो ऑनसेट ऑफ मानसून था उसमें पार्टिसिपेट किया। तो अब देखिए ये एक टाइप ऑफ अनएक्सपेक्टेड चीज है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जहां पर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो अच्छी बारिश हुई, वहीं पर महाराष्ट्र में ड्रॉट लाइक कंडीशंस थी, ठीक है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस थी। उसके बाद वाटर डिस्ट्रेस थी बिहार में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ पे कम रेन हुई, ठीक है। उसके बाद में अब क्या बताया जा रहा है आईएमडी के द्वारा, जो कि इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि जो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून है, यानी कि जो ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर जो रिट्रीटिंग मानसून कौन सा होता है, जो मानसून यहाँ से ऐसे वापस आता है, ठीक है, जो मानसून ये समझ गया ना, ये ऐसे जो मानसून है ऐसे वापस आता है, ये होता है। तो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून है वो नॉर्मल होगा, और अभी इसमें मैंने नॉर्मल लिखा है लेकिन बुक्स में ये भी लिखा हुआ था कि बेटर देन नॉर्मल होगा फॉर नॉर्दर्न वेस्टर्न सेक्शन, ठीक है। और एक बात बताई कि अगस्त जो है ड्राइएस्ट मंथ था, जुलाई में बारिश हुई, सितंबर में बारिश हुई, लेकिन अगस्त में नहीं हुई। तो ये देखिए कितनी अनसर्टेनिटीज हैं। अनसर्टेनिटी किसमें है, अनसर्टेनिटी है फ्रीक्वेंसी में यानी कि टेम्पोरल में, और स्पेशल में। स्पेशल कहने मतलब कि जो जैसे नॉर्दर्न हिस्से में ज्यादा बारिश हो रही, महाराष्ट्र में नहीं हो रही, कर्नाटक में कम हो रही, छत्तीसगढ़ बिहार में कम हो रही, तो कितना वेरिएशन है। और ये वेरिएशन क्या होता है, ये वेरिएशन क्या बताता है कि हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जो कि इस तरीके के वेरिएशन के रेजिलियंट हो। हमें ज्यादा जो है एक्सपर्टीज और मनी इस तरीके के रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में और फोरकास्ट मॉडल में इन्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट 1 वीक और उससे अच्छा हो अगर 2 वीक अहेड जो है मानसून के जो डायनेमिक्स हैं उसके बारे में पता चल जाए। तो ये था मानसून के ऊपर, जो कि हमारे GS1 से अगर हम चाहें तो एल नीनो और ला नीनो को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। अगला आ जाते हैं। अगला बता रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड अ हॉलो डीकोलोनाइजेशन। तो देखिए क्या होता है कि लगातार जो है गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि किस तरीके से जो कॉलोनियल लिगेसीज हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि न्यू पार्लियामेंट बनाई गई जो कि एक सॉवरेन इंडिया की को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कि हमारे एक नए इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जो सरकार है, करंट सरकार है, वो लगातार भारत शब्द को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया जो है वो कॉलोनियल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंग्लिश इंडिया बुलाते थे, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलोनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन, लोगों का ऑपरेशन होता है। अनक्वेश्चनेबल सर्विस टू कॉलोनियल स्टेट, कॉलोनी अ व्हीकल टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ स्टेट, मतलब जिसने आपको कॉलोनाइज किया हुआ है उसके लिए आप व्हीकल हो कि उनकी सारी डिजायर्स पूरी हो। ब्रिटिश की सारी डिजायर्स कैसे पूरी होती थी, वो इंडिया से पूरी होती थी, इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे। कॉलोनी के जो लोग होते हैं वो इंफीरियर होते हैं, और उसके साथ ही साथ पहली बात तो ये कि कॉलोनी जो है इकोनॉमी प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंफीरियर है, उसके साथ ही साथ सस्पिशियस भी होते हैं यहाँ के लोग। क्यों सस्पिशियस होते हैं, क्योंकि कभी भी ये कॉलोनियल जो स्टेट है, जो जिसने कॉलोनी बना के रखी हुई है, उसके खिलाफ जो जिसको हम कह सकते हैं मास्टर जो स्टेट है, मास्टर स्टेट के अगेंस्ट में कभी भी कॉलोनियल स्टेट जो है वो रिवोल्ट कर सकता है, तो हमेशा सस्पिशियस रहेगा। तो इसी चीज को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। कॉलोनाइजेशन इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए क्या है, जो आईपीसी 1860 था वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो किया ही गया था, उसके साथ ही साथ किस चीज को किया गया था, उसके साथ ही साथ वो लेजिटिमाइज करता था कि जो ब्रिटिश स्टेट है वो विक्टिम है। विक्टिमाइजेशन का देखिए, विक्टिमाइजेशन कार्ड यहाँ पे प्ले किया जा रहा है कि ये विक्टिम है अंडर द थ्रेट ऑफ पीपल इट कॉलोनाइज्ड, यानी कि इंडिया के लोगों के द्वारा
थ्रेट का विक्टिम है, इसलिए हमें आईपीसी चाहिए। ठीक है, तो आईपीसी जो कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगा और इस चीज को भी लेजिटिमाइट करेगा, कानूनी रूप से वैध करेगा कि जो इंडिया के लोग हैं उनसे हमको थ्रेट है। ठीक है, अब डीकोलोनाइजेशन में क्या होता है, ये तो हो गई बात कॉलोनाइजेशन की। डीकोलोनाइजेशन में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो फ्री होते हैं, पहली बात तो ये चीज पता होनी चाहिए, फ्री होते हैं। दूसरी चीज, वो खुद मतलब कि वो खुद सर्व होते हैं, पीपल टू बी सर्व्ड थ्रू द स्टेट एंड गवर्नमेंट दे गिव देमसेल्फ। लोग सर्व नहीं करते हैं, पीपल डोंट सर्व, पीपल गेट सर्विस थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट दे गॉट देमसेल्फ फॉर देमसेल्फ। अभी देखिए करंट में जो लॉज चल रहे थे आईपीसी एंड सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और जो आईपीसी था उसकी आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता का निर्माण किया जा रहा है और भारतीय नागरिक सुरक्षा का संहिता का निर्माण किया जा रहा है। अब जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो पहली बात तो कि जिस तरीके से ये दोनों लॉज लेकर आए जा रहे हैं उसका मेथड गलत है और इसका कंटेंट गलत है। मेथड क्यों गलत है, आपको पता है कि इस समय हमारी पार्लियामेंट में जो भी लॉज पास होते हैं उन पे बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन होता है, इलेबोरेटिव डिस्कशंस नहीं होता है। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनके पास में ऑडिट के लिए नहीं जाता है, वो डायरेक्टली पास हो जाता है। तो ये गलत मेथड है ना, डेमोक्रेटिक मेथड तो है नहीं। इसमें एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें इस तरीके से वो डिस्कशन होना चाहिए कि जिसमें अपोजिशन भी पार्टिसिपेट करे, सत्ता भी पार्टिसिपेट करे। अब इंक्रीज्ड सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट ऑन सिटीजन्स, ये जो लॉज हैं ये इनमें इस तरीके के प्रोविजंस किए गए हैं जिससे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो सस्पिशियस और मिसट्रस्ट है, मतलब कि उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। प्रोविजंस ऑन ऑर्गेनाइज, कुछ प्रोविजंस बताए जा रहे हैं ऑन, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फॉल्स इंफॉर्मेशन, जेपर्डाइजिंग सोवर्निटी, टेररिस्ट एक्ट। तो इस तरीके के कुछ एक्ट्स उसमें शामिल किए गए हैं या कुछ प्रोविजन शामिल किए गए हैं इनसे रिलेटेड कि अगर कोई बंदा इसके दायरे में अंदर आता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, फॉल्स इंफॉर्मेशन के, जेपर्डाइजिंग सिवर्निटी के, टेररिस्ट एक्ट के, अगर इन सब चीजों के अंतर्गत कोई भी जो पर्सन है, सिटीजन है, अगर वो आता है तो उसके लिए बहुत ही ब्रॉड मेजर्स हैं, उसके लिए बहुत ही ब्रॉड मेजर्स रखे गए हैं ताकि वो कानून की गिरफ्त से बाहर ना जा पाए। तो ये जो अब देखिए कानून की गिरफ्त से बाहर ना जा पाए, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है, कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी कहा जाता है कि जो प्रिजन्स होते हैं और जो प्रिजन है और जो पुलिस है वो रेलिक्स ऑफ कॉलोनाइजेशन है, मतलब कि वो कॉलोनाइजेशन की बची कुची चीज है। तो हम इससे पुलिस को ज्यादा पावर कर दे रहे हैं। अब क्या बताया जा रहा है, पुअर ड्राफ्टिंग, जो ड्राफ्टिंग मतलब जो लिखा गया है कानून वो पुअरली लिखा गया है, कास्टिंग नेट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एज वाइड एज पॉसिबल। उसमें मतलब कि ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जो कि ऑफेंस को एकदम, चाहे कितना भी हल्का ऑफेंस हो उसको भी वो इंक्लूड कर लेंगी, इतना वाइडर उसके जो है प्रोविजंस रखे गए हैं। कहने का मतलब ये पुलिस पावर को बहुत ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है। कई बार कई ऐसे नए ऑफेंस कहा गया है कि ये एक नया ऑफेंस हो सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी कवर्ड था एग्जिस्टिंग लॉज में, तो एडिशनल लेयर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन है। तो ये क्या है, ये कॉलोनियल जो है माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंशन ऑफ सप्रेशन, तो सप्रेशन इज गाइज ऑफ सिक्योरिटी, अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव। अब क्या होता है कि देखिए सप्रेशन यूज किया जाता था, क्यों यूज किया जाता है, बताया जाता था कि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। ठीक है, और अगर ऐसा सप्रेशन किया जाता है तो ये किस चीज को राइज करता है, ये जो एग्जीक्यूटिव होती है अनचेक्ड, बहुत ही पावरफुल एग्जीक्यूटिव को जन्म देता है। ठीक है, अब बीएनएस इसमें लिखा हुआ है, जैसे बीएनएनएस है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को मतलब कि हटा रहा है, बट क्या कर रहा है, एक्सपेंडिंग द पुलिस पावर्स, अलाउिंग लॉन्गर कस्टडी पीरियड्स देन सीपीसी। ठीक है, जो कस्टडी पीरियड्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, पुलिस पावर, बॉर्डर्स अंडर टेररिस्ट एक्ट, और अनलाइक मतलब कि जो हार्श मतलब जो सबसे कठिन लॉज हैं, जो स्ट्रॉन्ग पेनाल्टीज हैं, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इनसे भी ज्यादा
जो है हार्श प्रोविजंस रखे गए हैं, जो भी हमारे भारतीय न्याय संहिता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये बात जो पुलिस एंड प्रिजन कॉल्ड रेलिक्स ऑफ कॉलोनाइजेशन विदाउट ओरिएंटिंग फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। अब क्या है, अगर इन जो इंस्टीट्यूट है इनकी जो फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव है, मतलब कि इनमें हम क्रिमिनल को ना प्रमोट करके इनको ज्यादा से ज्यादा ऐसा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है, लोगों को जो है अप काइंड ऑफ उनका माइंडसेट को चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ कि हमें उनको सजा देनी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको, इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। ऑडिट एंड री इमेजिंग ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इन पुलिस एंड प्रिजन का ऑडिट और इनकी री इमेजिंग का, जैसे पुलिस का लोगों को देख के जो डर लगता है वो डर नहीं, एक हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन पुलिस के रूप में लोगों के सामने रहे। कहने का मतलब ये, ऐसा ना हो कि हाँ एक सजा देने वाला इंस्टीट्यूशन है, एक हेल्प करने वाला इंस्टीट्यूशन है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यही है इस टॉपिक में कि बताया जाता है कि जो डीकोलोनाइजेशन है वो अपोजिशन तो है ही है कॉलोनाइजेशन का, बट उसके साथ में डीकोलोनाइजेशन एक ऑप्टिमिस्टिक एंडेवर है, जहां पर सिटीजन्स अपनी डेस्टिनी को खुद सेव करते हैं। ठीक है, खुद अपनी डेस्टिनी को बनाते हैं। ऑनर्स सेंटर्स द सिटीजनरी, जो सिटीजन्स होते हैं उनका ऑनर, और उनको ऑनर करता है, सिटीजन सेंटर में होता है। सेंटर और स्टेट और जो पीपल होते हैं उनके रिलेशंस को इम्प्रूव करता है डीकोलोनाइजेशन। तो इस तरीके से जो डीकोलोनाइजेशन पूरा है, तो वो किस तरीके से हमारी जो है, मतलब कि जो हमारे एक्ट्स हैं उसमें डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है, और जो रिटोरिक है डीकोलोनाइजेशन के अराउंड वो फुलफिल नहीं हो रहा है इन दीज एक्ट्स में। इस पर ये टॉपिक था। अगला IR ब्रिक्स का टॉपिक है कि ब्रिक्स फॉर द फ्यूचर। अब ब्रिक्स के बारे में अभी रिसेंटली में आपको पता है कि ब्रिक्स में 6 न्यू मेंबर्स शामिल किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स जो टर्म था वो गोल्डमैन सैक्स के द्वारा 2001 में, गोल्डमैन सैक्स का एक कोई बंदा था जिम ओ'नील करके, उसने इस टर्म को, ब्रिक टर्म को जो है BRIC के, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे, बाद में तो साउथ अफ्रीका तो बाद में जुड़ गया था। तो अब ये ऑफिशियली जो है 2007 में बनाए गए थे। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया है। ये मेंबर्स आप देख लीजिए, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी एंड UAE, CAIU। ठीक है, हाउ ब्रिक्स इवॉल्व। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या है ब्रिक्स। अब देखिए, ब्रिक्स है जो है वो इकोनॉमिक कंपल्सन से बना था, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। कोई एक मिलिट्री या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लाइक नाटो, जहां पर नाटो में जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो मिलिट्री और सिक्योरिटी पर एक्सपेंड करती हैं, और लगातार उनका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, मिलिट्री में जो एक्सपेंशन होगा वो कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट तो होगा नहीं, वो तो एक ऐसा एक लाइबिलिटी काइंड ऑफ है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा जो ग्रुप है वो कह सकते हैं कि उसमें एसेट जनरेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, अब बताया जाता है कि जो ब्रिक्स है, करेंट जो ब्रिक्स है उसका GDP 36% ऑफ ग्लोबल है। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो 47% ऑफ वर्ल्ड है, बाई 2050 तक हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो अब देखो क्या है, जहां पर लगभग में 47% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब 50% पॉपुलेशन हो, वहां पर कितनी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को और इंक्लूड करें, जैसे हमने 6 मेंबर्स को इंक्लूड किया, तो ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स हुआ। तो एक्सपेंशन से क्या होता है, ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ज्यादा व्यूज होते हैं, ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे जो डोमिनेंस है, जैसे G7 की डोमिनेंस है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है। किन क्षेत्रों में चैलेंज किया जा सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज को ही ले लीजिए, कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, कि उसे एमिशन को लेके, तो उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं। अब उसमें दूसरा पॉइंट क्या है, पहले तो पॉइंट हो गया कि GDP और पॉपुलेशन के बारे में, और किस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी, इंडिया और चाइना के बारे में ब्रिक्स में। देखिए, चाइना एक डोमिनेटिंग स्टेट जरूर है, लेकिन ब्रिक्स में वो डोमिनेटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया भी है, ब्राजील भी है।
इंडिया और चाइना की बात करें तो ये दोनों मिलकर वन थर्ड ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और बाय 2030 उम्मीद है कि टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएंगे। इंडिया और चाइना के बीच में बायलैटरल चैलेंजेस तो हैं, डोकलाम इशू है, ठीक है, लद्दाख इशू, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश इशू, तो बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस होते हैं इससे जो है पॉलिटिक्स पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब अगर आपके इकोनॉमिक और बिजनेस फायदे हैं तो आप जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी अगर होते हैं, डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस भी हैं, तो उनको सॉल्व आउट किया जा सकता है क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट है। तीसरा पॉइंट बताया जाता है कि देखो अभी तक क्या था, यूएसए पावरफुल था पूरी दुनिया में, लेकिन अब जो है यूएसए और अदर कंट्रीज के बीच में पोलराइजेशन है, एक डिवाइडेशन हो गया है। किस चीज में डिवाइडेशन? थॉट्स में डिवाइडेशन हो गया है कि देखो यूएस क्या कहता है, यूएस का स्टैंड हमेशा चाइना के अगेंस्ट में होता है और चाइना क्या रिप्रेजेंट करता है? चाइना रिप्रेजेंट करता है एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री जिसने बहुत जल्द एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया, सर्विस को प्रमोट किया। तो यूएस जो ट्रेड वॉर करता है यानी कि टैरिफ्स लगाता है इंपोर्ट पर और बहुत सारी जो भी सैंक्शंस लगा देता है, तो उससे जो एक मैसेज जाता है पूरे ग्लोब में कि हमें जो है चाइना के साथ में जाना चाहिए। तो लोग जो है, जो कंट्रीज हैं, जैसे साउथ, ग्लोबल साउथ की अगर हम बेसिकली बात करें, हम यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, एशिया की बात कर रहे हैं, तो एशियन जो कंट्रीज हैं उनको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहां पर चाइना भी हो, इंडिया हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो। ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। ब्रिक्स में अब वही बात कि ब्रिक्स में चाइना डोमिनेटिंग मेंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो चाइना ब्रिक्स में डोमिनेट नहीं कर सकता है। उसके बाद में अगला इशू क्या होता है कि कंट्रीज वेस्ट में भी नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वेस्ट का जो स्टैंड होता है, उन्होंने देखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड ऑफ वेस्ट। कौन से डबल स्टैंडर्ड? पहली बात तो रिफ्यूजी की बात, जहां पर बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन वहीं पर वो इस ग्लोबलाइजेशन में जो रिफ्यूजी आते हैं उनको अपने यहाँ पर शरण देने के लिए तैयार नहीं है। यूएस से जहां पर एक तरफ वो कहता है कि नहीं, डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसे जो है ट्रेड रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना चाहिए डब्ल्यूटीओ की, लेकिन खुद यूएस उसको नहीं फॉलो करता है, तभी तो वो अननेसेसरी टैरिफ्स लगाता है चाइना के अगेंस्ट में और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाता है विदाउट, और जो है ये मतलब कि डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो तो नहीं करता है, लेकिन उसके लिए पेनाल्टी भी उसको नहीं पड़ती। तो इस तरीके से दस नीडेड एंड अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। तो डब्ल्यूटीओ जब कारगर नहीं साबित हो रहा है तो हमें जरूर ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो कि डब्ल्यूटीओ का रोल अदा कर सकें, जो कि ज्यादा ऑथेंटिक हो, जिनके रूल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है अप्लाई किया जा सके, लोगों के द्वारा फॉलो करवाया जा सके। और एक चौथी बात जो है ब्रिक्स के फेवर में कि यूएस करेंसी डॉलर अभी तक डोमिनेटेड थी, लेकिन अब इमरजेंस ऑफ डिजिटल करेंसी जिसमें इंडिया और चाइना बहुत बड़े पाइनियर हैं। इंडिया ने भी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी अपनी, आपको पता है चाइना ने भी लॉन्च करी हुई है। तो देखिए और क्या होता है, और बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं कि हम आपसे आपकी करेंसी में सामान खरीद लेंगे और आप हमारी करेंसी में सामान खरीद लीजिए। जैसे इंडिया का रशिया के साथ डील हुआ, श्रीलंका के साथ डील हुआ। तो इन सब चीजों के जो है इंक्रीज होने से, राइज होने से, बढ़ने से क्या हुआ है कि यूएस डॉलर की जो एक, और चाइना को आपको पता है चाइना कितनी कंट्रीज के साथ में अब अपने चाइनीज युआन में जो है ट्रेड करने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो यूएस डॉलर की डोमिनेंस है वो कमजोर हुई है। तो अब एक काम कर सकते हैं हम कि जो ब्रिक्स है वो अपनी खुद की करेंसी के लिए पुश किया जा सकता है। इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज करते हैं इन लॉन्ग रन, क्योंकि एशिया में अभी हमें बहुत बड़ी मार्केट है, उसको कैप्चर करना है और हमें डेवलपमेंट करना है। तो दोनों के इंडो पैसिफिक रीजन है, बहुत सारी चीजें जो कॉमन है हमारी और चाइना में। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें जो है इंडिया और चाइना को ज्यादा से ज्यादा कोलेबोरेशन और साथ आने की बात की जा रही है। बहुत दिनों बाद ऐसा कोई आर्टिकल मिला है। और बताया जा रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिनेंट देखो यूरोप नहीं है, अफ्रीका है। क्यों अफ्रीका है? क्योंकि अफ्रीका की यंगर पॉपुलेशन, अफ्रीका के अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। अफ्रीका के डिफरेंसेस भी हैं यूरोप के साथ में माइग्रेंट इशू पर और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को एक्सेस को लेकर, जहां पर जो है अफ्रीकन जो माइग्रेंट्स हैं या फिर रिफ्यूजी हैं
उनको जाने को नहीं मिलता है, वीजा रिस्ट्रिक्शंस हैं यूरोप के द्वारा। तो अफ्रीका के साथ जब इतने इश्यूज हैं तो फिर जो अफ्रीकन्स हैं, चाहे वो सूडानीज हों, इजिप्ट के लोग हों, नाइजीरिया के लोग हों, तो ये लोग क्या है, चाइना में ट्रैवल करते हैं और चाइना के पोटेंशियल को देखते हैं, समझते हैं और उसमें बिलीव करते हैं वहाँ। तो इस तरीके से इंडिया ने भी देखिए क्या किया, अफ्रीकन जो यूनियन था एयू, उसको G20 में जो है फुल टाइम मेंबरशिप दे दी। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि ब्रिक्स को कितना इंपॉर्टेंट बनाया जा सकता है आने वाले टाइम में। हम उसके जो उसका रिप्रेजेंटेशन है उसको कितना ब्रॉड कर सकते हैं और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एक डोमिनेटिंग इकोनॉमी ऑफ यूरोप और अमेरिका है उसको हम काउंटर कर सकें, ठीक है, एक बैलेंस्ड क्रिएट कर सकें ग्लोब में। यहाँ पे सॉरी ये 2003 में जो है गोल्डमैन सैक्स ने बोला था, उसने पोटेंशियल देखा ब्रिक का, और क्योंकि 2001 में ही उन्होंने उनके बंदों ने ही जो है ब्रिक टर्म कॉइन किया था। तो ब्रिक बोलता है कि इफ थिंग्स गो राइट, 2003 में बोला था, इफ गो थिंग्स राइट इन लेस देन 40 इयर्स ब्रिक्स, ये ब्रिक्स उस टाइम के हिसाब से ये ब्रिक्स वो है कि BRICS स्मॉल एस, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था उस टाइम पे 2003 में, क्योंकि साउथ अफ्रीका 2010 में आया। तो if things go right in less than 40 years, BRICS economies together could be larger than G6 in US global term, यानी कि जो US डॉलर है उसके ग्लोबल टर्म में उससे कई कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ब्रिक्स की इकोनॉमीज जो है वो बड़ी हो सकती हैं, लार्जर देन G6 हो सकती है। G6 में US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान होता। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन, इसमें हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है। सबसे पहला ये आखिरी वाला ब्रिक्स का हो गया, उसके बाद डीकोलोनाइजेशन ऑफ जो है लॉज से रिलेटेड था, उसके बाद में मानसून से रिलेटेड एक टॉपिक हमने डिस्कस किया और फिर पॉपुलिस्टिक मेजर्स से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया। फिलहाल थैंक यू सो मच।